और ये जो सबसे बड़ा चिंता का विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं, जब हिंदू 80% से कम होता है, 75% से नीचे जाता है, तो उस इलाके का आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल भाग्य 35% माइनॉरिटी तय करती है। तो वहां पे हम समाज कैसे अपने धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे राजनीतिक भविष्य ही नहीं, इकोनॉमिक भविष्य को प्रोटेक्ट करेंगे, हम हमारे डेमोक्रेसी के भविष्य को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब हम सबको इसको सोचने का, इसके समाधान की तरफ आगे बढ़ने का समय अभी है। क्योंकि अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हमें आज से ही वो एक्शन लेना पड़ेगा। हमारे राष्ट्र की एकता को अगर हमें लॉन्ग टर्म बचाना है, मैं निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं, इसका चिंतन शुरू करिए। समाधान क्या होंगे उसके बारे में बात करिए, समाज को एकजुट करिए, क्योंकि अगर हम अभी नहीं जगे तो आने वाली पीढ़ियां इसके लिए भुगतेंगी और राष्ट्र की एकता के लिए यह होना बहुत जरूरी है। अब मैं सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजहंस जी से विनती करता हूं कि वे यहां व्यासपीठ पर आए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रदीप भंडारी जी का सत्कार करें। अगले वक्ता जो है वो हमारे सभी राष्ट्रीय चैनल पर जाने माने चेहरा है, वो है प्रदीप भंडारी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ समस्या और समाधान इस विषय पर वो हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। प्रदीप भंडारी जी पूर्व पत्रकार और चुनावी विश्लेषक भी हैं। आपने जन की बात नामक अपनी सर्वेक्षण फर्म भी स्थापित की है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर मोदी विजय गाथा इस पुस्तक का लेखन भी किया है। आइए अब मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा श्री प्रदीप भंडारी जी को, और वे हमें बांग्लादेशी घुसपैठ समस्या और समाधान इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सभी सनातनी मौजूद हैं, तो अपनी बात और अपनी वाणी माँ सरस्वती की कृपा से शुरू करने के पहले सभी ऊपर हाथ उठाइए और इस देश में जो जो सनातन पर हमला करने का प्रयास करते हैं, गूंज मेरी साथ में इतनी ज्यादा हो कि उन सबके हौसले परास्त हो जाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय जय श्री राम, सनातन भारत की जय हो। जो आखिरी में उस बच्चे ने बोला जय हो, ये हमारी भव्य पीढ़ी की आवाज है जो सनातन को आगे तक रखेगी। पूज्य संतगण, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्टगण और सनातन परिवार के आए मेरे सभी साथियों, आप सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, मैं इसके पहले का सेशन सुन रहा था और सबने इस बात को रखा कि कैसे हमारे देश की मूल धारा सनातन है। मैं आपके सामने एक प्रतिलिपि रखना चाहता हूं। यह हमारे संविधान मेकर्स ने जब ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था, तब प्रभु श्री राम
उस ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी प्रतिलिपि थी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मतलब जो आज हम सब विचार कर रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य रहा कि 70 सालों तक जो हमारी मूल धारा है सनातन, इसका अपमान किया गया। परंतु जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने माना प्रभु श्री राम और सनातन हमारे राष्ट्र की मूल धारणा है। इसीलिए ये जो आज हम सब डिस्कशन कर रहे हैं, हम सब साथ में आए हैं, ये राष्ट्र की मूल धारणा की बात कर रहे हैं। जय श्री राम। परंतु मित्रों, मैं आपके सामने एक खतरे को आगे रखना चाहता हूं, जो सनातन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा आने वाले 30 और 40 सालों में है। और वो ये है मित्रों कि धीरे धीरे हमारे देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश में पिछले 11 सालों से मैं इस पे शोध कर रहा हूं। अश्विनी जी भी मौजूद है यहां पे, उनकी कई पीआईएल भी इसके संबंध में है। और इस पे हम कहीं ना कहीं ये समाज, जितनी हमारी जागृति होनी चाहिए उतनी हमारी नहीं है। क्योंकि मित्रों, इस देश के अंदर निरंतर गांव, कस्बे, जिले, राज्य कई जो एक समय में हिंदू बाहुल्य थे, अब वहां हिंदू बहुसंख्यक नहीं, अब अल्पसंख्यक हो चुका है। मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं और आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका मुद्दा घुसपैठ और हमारे राष्ट्र की लॉन्ग टर्म सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और अगर आज समाज, अगर हमने आने वाले 5 से 10 सालों में इसका सल्यूशन नहीं निकाला, तो एक काफी बड़ा डेंजर हमारे देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए, हमारे देश के धर्म को बचाने के लिए आने वाले 40 सालों में आएगा। किशनगंज एक हिंदू माइनॉरिटी इलाका है। 1967 से वहां हिंदू 40% है, पर 1967 से एक भी हिंदू अल्पसंख्यक कभी नहीं जीता। बहादुरगंज वापस से यहां पे हिंदू 40% है पर अल्पसंख्यक है, पर पिछले 35 सालों से एक भी हिंदू कैंडिडेट नहीं जीता। मलापुरम 70% मुसलमान है, 30% हिंदू है, और पिछले 40 सालों से 45 सालों से एक भी हिंदू अल्पसंख्यक वहां नहीं जीता। मालेगांव सेंट्रल, आप सबने इसके बारे में कई बार सुना होगा, 75% तक मुस्लिम समाज आता है, 25% तक हिंदू आता है। कभी भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनने के बाद हिंदू नहीं जीता। तो मित्रों, इसका रिवर्स तो ट्रू है। मतलब जहां हिंदू 70%, 80% है, और मान लीजिए मुसलमान 20-25% है, मुस्लिम कैंडिडेट्स कई बार जीते हैं, परंतु इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। और जिस तरीके से इस देश के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, आज की तारीख में 1.9 हिंदू समाज का है और 2.1 जो है वो मुस्लिम समाज का है। मतलब एक गैप है जो अभी तक है और आगे भी रहेगा। तो देश के अंदर धीरे धीरे अलग अलग इलाकों के अंदर, अपने आसपास कभी भी दिल्ली में भी ड्राइव करिएगा और आसपास देखिएगा, और 5 साल बाद आसपास देखिएगा, हिंदुओं की जनसंख्या कई इलाकों में कम होती जा रही है। और बॉर्डर इलाकों के अंदर जहां हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है मित्रों, वहां पे घुसपैठ भी ज्यादा बढ़ रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के सनातन समाज के लिए सबसे बड़ा आने वाले 40 सालों में अगर कोई खतरा है तो वो डेमोग्राफी का निरंतर परिवर्तन होना है, जिसमें कई वैश्विक ताकतें लगी हुई है।
क्योंकि डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसीज डेस्टिनी। और अभी तक एज समाज हमने इस पे जितना शोध करना चाहिए, जितना चिंतन करना चाहिए, वो हमने शायद नहीं किया। और मैं ये मानता हूं, क्योंकि पिछले 11 सालों से 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूमा, मैं मलापुरम से लेके मुर्शिदाबाद में रहा, मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं। और आप सबको मैं एक ओपन चैलेंज देता हूं, एक ट्रेंड याद रखिएगा, इस ट्रेंड को अगर आप रिवर्स बता दे देश में या विश्व में कहीं हो। मान लीजिए एक हिंदू बाहुल्य गांव है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर एक हिंदू बाहुल्य गांव है, उसके आसपास मुस्लिम बाहुल्य गांव है। अगर एक हिंदू बाहुल्य गांव है बीच में और उसके आसपास मान लीजिए हिंदू माइनॉरिटी इलाका है, देश में एक भी ऐसा गांव हमने नहीं देखा, और ये मैं आपको डेटा, जो मेरा डेटा कहता है आप चेक कर लीजिएगा, कि अगर हिंदू बाहुल्य गांव बीच में है और आसपास हिंदू माइनॉरिटी इलाका है, मतलब मान लीजिए वहां मुस्लिम ज्यादा है, 10 सालों के अंदर वो हिंदू बाहुल्य गांव हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है। जब वो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है, उसके बाद हिंदू अपना धीरे धीरे घर छोड़ के जाता है, और वो पूरा इलाका वहां से हिंदू माइग्रेट हो जाता है, जिसको एक एकेडमिक भाषा में कहते हैं, पर मैं कहता हूं वहां से हिंदू प्रताड़ित होकर अपना घर छोड़कर चले जाता है। परंतु उल्टा सुनिए, मान लीजिए बीच में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बीच में एक मुस्लिम मेजॉरिटी गांव है और आसपास हिंदू मेजॉरिटी गांव है। वहां पे देश भर में मेरी रिसर्च ने पाया एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं रहा कि उस मुस्लिम मेजॉरिटी गांव में लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। मतलब क्या है कि इस देश में माइनॉरिटी ट्रूली प्रोटेक्टेड, अश्विनी जी, तभी है जब हिंदू मेजॉरिटी में है। परंतु जहां हिंदू माइनॉरिटी में है वहां हिंदू इकोनॉमिकली, सोशली विलुप्त हो गया या उसको वहां से छोड़कर जाना पड़ा। सो हिंदू माइनॉरिटी एरियाज इन द कंट्री, अगर जिला ले लो, कस्बा ले लो, कोई भी ले लो, एक भी ऐसा इलाका नहीं है, ध्यान से सुनिए, एक भी देश में ऐसा इलाका नहीं है जो हिंदू माइनॉरिटी से हिंदू मेजॉरिटी कन्वर्ट हुआ, नॉट इवन अ सिंगल। पर इस देश के अंदर अनेकों ऐसे इलाके हैं जो हिंदू माइनॉरिटी से नो एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदू हो गए। मतलब अगर हिंदुओं को अपनी रक्षा लॉन्ग टर्म करनी है, और ये विश्व में किसी भी देश के साथ है, उनको मेजॉरिटी में हमेशा होना पड़ेगा। पर ये सिर्फ मेजॉरिटी तक सीमित नहीं है, और ये जो सबसे बड़ा चिंता का विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब हिंदू 80% से कम होता है, 75% से नीचे जाता है, तो उस इलाके का आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल भाग्य 35% माइनॉरिटी तय करती है। मतलब हिंदू अगर 70% से नीचे गया तो उस इलाकों के अंदर हिंदू डिस्पाइट बीइंग अ मेजॉरिटी, जो वीटो, एक वर्चुअल वीटो होता है, वो एस्टैब्लिश हो जाता है, और उस जगह का, उस एरिया का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, उस एरिया का सोशल फ्यूचर क्या होगा, उस एरिया का इकोनॉमिक फ्यूचर क्या होगा, वो 35% तय करता है। यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो मतलब हम पूजा पद्धति की बात करें, हम रहन सहन की बात करें, आज हम भव्य ब्राह्म मंदिर को देखते हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर को देखते हैं, जिसके कारण हमें, जिसके वजह से हमें, जिसके लिए हमें
हजारों साल का संघर्ष करना पड़ा, पर जब सनातन समाज एकजुट आया पर यह हो पाया। पर वही हम ये देखते हैं कि क्या हमारी पूजा पद्धति को उस भव्य निडर रूप से उस इलाकों में बोल पाते हैं जहां पे हम 10% है? क्या वो मुर्शिदाबाद में हम बोल पाते हैं? क्या मालदा में बोल पाते हैं? क्या पुलिस उन इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश कर पाती है जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है? क्या नू के अंदर हमने देखा स्थिति किस तरीके से गंभीर हुई? अभी आपने देखा कोई एक नया कट्टरपंथी नेता बाबरी की बात बंगाल में कर रहा था, क्या वहां पे पुलिस कुछ कर पाई? वहां पे प्रशासन भी कई कई एरियाज के अंदर लोकल प्रशासन भी एक स्पेक्टेटर बन जाता है और उन इलाकों को कोट अनकोट सेंसिटिव जोन कह दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये ऐसे ही चलते गया तो 2040 और 2050 तक इस देश के 100 से ज्यादा ऐसे जिले हो जाएंगे जहां हिंदुओं की जनसंख्या 70% से घट के 70% से नीचे घट जाएगी और 90 से ज्यादा ऐसे जिले होंगे जहां वो 65 से 60% के बीच में होगी। तो वहां पे हम समाज कैसे अपने धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे राजनीतिक भविष्य ही नहीं इकोनॉमिक भविष्य को प्रोटेक्ट करेंगे, हम हमारे डेमोक्रेसी के भविष्य को प्रोटेक्ट करेंगे? ये सब हम सबको, मैं मानता हूं जो स्टेज पे भी सब बैठे हुए हैं, इसको सोचने का, इसके समाधान की तरफ आगे बढ़ने का समय अभी है। क्योंकि अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हमें आज से ही वो एक्शन लेना पड़ेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल डेमोग्राफी मिशन की बात करी और इसीलिए घुसपैठ को रोकना अनिवार्य है। पर साथ में अगर समाज नहीं जागेगा तो प्रशासन या सरकारें सिर्फ एक लिमिट तक ही कर पाएगी। तो आज सनातन के महाकुंभ से एक आह्वान करने के पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं टुवर्ड्स द एंड, और इस बात का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में, भले वो सर्वनाम सोलवार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया या झारखंड हाईकोर्ट ने हो गया, सबने ये माना है कि घुसपैठ एक एक्सटर्नल अग्रेशन के बराबर है। और भले झारखंड के अंदर जहां आदिवासी समाज पहले संथाल में 35% से ज्यादा था, आज 25% पे आ चुका है, ये सब देश के डेमोक्रेटिक फ्यूचर के लिए, हमारे सनातन के फ्यूचर के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है और खतरा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि क्या वो समाधान है अब से समाज को एक, जैसे हमने एक बार प्रभु श्री राम के मंदिर के बनाने के लिए एक वर्षों की तपस्या शुरू करी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर वो वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई और दुनिया भर के हिंदुओं को अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर मिला। ठीक उसी तरीके से हमारे राष्ट्र की एकता को अगर हमें लॉन्ग टर्म बचाना है, मेरे सामने सभी पूज्य स्वामीगण मौजूद हैं, मैं निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं, इसका चिंतन शुरू करिए, समाधान क्या होंगे उसके बारे में बात करिए, समाज को एकजुट करिए, क्योंकि अगर हम अभी नहीं जगे तो आने वाली पीढ़ियां इसके लिए भुगतेंगी। और राष्ट्र की एकता के लिए यह होना बहुत जरूरी है कि हम हिंदू इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, हमारे सनातन को बचाने के लिए हमेशा हमारे राष्ट्र में बहुसंख्यक रहे, तभी हमारा लोकतंत्र आजीवन बचा रहेगा। इस प्रण के साथ मैं चाहता हूं आप सब ये प्रण लीजिए, आप सब हाथ ऊपर करिए, ये प्रण लीजिए कि हमारे सनातन राष्ट्र को बचाने का संकल्प लॉन्ग टर्म लीजिए और जो हमारी जनसंख्या और डेमोग्राफी को परिवर्तित करने का वैश्विक ताकतें घुसपैठियों
और अलग अलग माध्यम से कर रही है, इसको रोकने का संकल्प लीजिए और बोलिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।